आप सभी प्यारे शिक्षक साथियों का संगम आर्ट क्लासेज यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं एजुकेटर विकास कुमार आप सभी को उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की फाउंडेशन बैच की दूसरी क्लास लेकर आ रहा हूं और हम लोग आज देखेंगे कि कला का अर्थ तक। पहली क्लास में हो गया था कला का अर्थ और कला का जो है उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है और उसका वर्गीकरण देखेंगे। चलते हैं हम अपनी क्लास की ओर, चलते हैं, देखेंगे कला का अर्थ क्या होता है। कला का शताब्दिक अर्थ यहां तक हम लोग देखे थे। अब हम लोग देखेंगे कि कला का अर्थ वास्तव में अर्थ क्या होता है। कला का वास्तव में अर्थ क्या होता है। कला का वास्तव में अर्थ क्या होता है। सुंदर कामा मधुर कोमल, सुंदर मधुर कोमल, सुख देने वाला शिल्प या हुनर या कौशल। तो कला का जो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो अर्थ होता है सुंदर मधुर कोमल सुख देने वाला शिल्प, हुनर या कौशल। शिल्प क्या है। शिल्प को प्राचीन काल में जो है शिल्प को कला कहा जाता था। शिल्प ही कला है, जो कला है उसको प्राचीन काल में हम लोग शिल्प कहते हैं। हुनर, अब हम कौशल देखेंगे क्या है। तो सुंदर, कला का वास्तव में जो अर्थ होता है सुंदर मधुर कोमल सुख देने वाला शिल्प या हुनर या कौशल। अब देखेंगे हम लोग प्यारे दोस्तों कि देखेंगे कौशल क्या है। कौशल क्या है, कौशल क्या है। तो कौशल के बारे में हम लोग देखेंगे कौशल क्या है। तो कोई भी व्यक्ति हो या कोई चित्रकार हो या कोई अध्यापक हो, किसी भी व्यक्ति को जिसको अपनी काम में पूरी तरह से महारत सिद्ध हो या महारत हासिल हो, उसे ही कौशल कहा जाता है। जैसे कोई शिक्षक है, उसे अपनी विषय में क्या है पूरी तरह से जो है नॉलेज है, अपने विषय में पूरी तरह से महारत हासिल है। जैसे कोई योद्धा हो गया, उसको जो है धनुधर हो गया, जिसको जो है धनु विद्या पर पूरी तरह से महारत हासिल हो, उसे कहा जाता है कौशल। तो उसे कौशल कहते हैं। अब देखिए प्रश्न क्या आता है, कौशल को हिंदी में क्या कहते हैं। कौशल को हिंदी में क्या कहते हैं। तो कौशल को हिंदी में जो कहते हैं तकनीक कहते हैं। कौशल को हिंदी में क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तकनीक कहा जाता है। अब देखिए कौशल को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। कौशल को अंग्रेजी में कहा जाता है टेक्निक। कौशल को अंग्रेजी में टेक्निक कहा जाता है। कौशल को लैटिन भाषा में क्या कहता है। लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है। लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, टेक्सो। टेक्सो के नाम से जाना जाता है। कौशल को अंग्रेजी में टेक्निक कहते हैं, लैटिन भाषा में टेक्सो कहा जाता है। अब कौशल को यूनानी भाषा में क्या कहते हैं। कौशल को यूनानी भाषा में क्या कहते हैं, तो भाई टेक्निक कहा जाता है। कौशल को यूनानी भाषा में टेक्निक कहा जाता है। तो हम लोग यहां तक देख लिए, आप लोग नोट करिए, जो है हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो कौशल को जो है हिंदी में तकनीक, अंग्रेजी में टेक्निक और लैटिन भाषा में टेक्सो, यूनानी भाषा में टेक्नी नाम से जाना जाता है। अब देखिए जो कला है, जो कला को प्राचीन काल में शिल्प कहा जाता था। तो आप लोग इसको नोट करिए, फटाक से हम थोड़ा इनको मार्कर में डाल लेते हैं। चलिए, तो जो कौशल है उसको हिंदी में तकनीक, अंग्रेजी में टेक्निक, लैटिन भाषा में टेक्सो कहा जाता है, यूनानी में टेक्नी। ये सब प्रश्न आ सकते हैं कि कौशल को हिंदी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ये सब आ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। जो शिल्प है, अब हम देखेंगे शिल्प,
प्राचीन काल में कला को, प्राचीन काल में कला को क्या कहा जाता था? शिल्प कहा जाता था। याद रखिएगा, प्राचीन काल में हम लोग कला को किस नाम से जानते थे? शिल्प। अब ये जो शिल्प है ये कला से कब अलग हुआ? ये जो शिल्प है मेरे प्यारे बच्चों, शिल्प अलग कब हुआ? किससे? कला से। अलग कब हुआ? कला से। कला से अलग कब हुआ? जो शिल्प है ये कला से कब अलग हुआ? लगभग 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में जो है शिल्प से कला क्या हुआ? अलग हुआ। तो ये सारी बातों को आप लोग नोट डाउन करिए। अब हम देखेंगे कि कला का उल्लेख कहां कहां मिलता है। अब देखेंगे कि हम आगे कि कला का उल्लेख कहां कहां मिलता है। कला का उल्लेख कहां कहां मिलता है। कला का उल्लेख कहां कहां मिलता है, ये अर्थ हम लोग देख लिए। अब कला का उल्लेख कहां कहां मिलता है। अब देखेंगे कि हम लोग कला की उत्पत्ति पहले थोड़ा देखते हैं कि कला की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। कला की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कला की जो उत्पत्ति हुई है किस धातु से हुई है? तो कला की उत्पत्ति जो है कल धातु। आंसर क्या होगा? कल धातु। कल धातु या कड़ धातु से हुई है। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि कला की जो उत्पत्ति किस धातु से मानी जाती है? कल धातु या कड़ धातु से। जब प्रश्न ऐसा है कि कला की उत्पत्ति जो है कितने शब्दों से हुआ है? 2 शब्दों से। का धन ला, 2 शब्दों से कला बना है। लेकिन कला की उत्पत्ति सबसे पहले किस धातु से हुई है? कल धातु या कड़ धातु से है। जिसका शताब्दिक अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना। जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना। अब हम देखेंगे कला की उत्पत्ति जो है कल धातु या कड़ धातु से मानी जाती है। लेकिन यहां आ गया बात अपना, लेकिन एक प्रश्न ऐसा बन सकता है, लेकिन अमर सिंह की पुस्तक है। अमर सिंह की पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम है अमरकोश। क्या नाम है? अमरकोश। अमरकोश से पता चलता है, इस पुस्तक से पता चलता है। अमर सिंह की पुस्तक है अमरकोश। अमरकोश से पता चलता है कि कला की उत्पत्ति जो हुई है, कला की उत्पत्ति जो हुई है का धातु से हुई है। किस धातु से? का धातु से। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रश्न आ सकता है आपके टीजीटी पीजीटी में पूछ सकता है कि कला की उत्पत्ति का धातु से हुई है, इसके बारे में हमको जानकारी कहां मिलती है? अमर सिंह की पुस्तक अमरकोश से। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जितने बातों को बोल रहा हूं, जितने बातों को बोर्ड पर लिख रहा हूं, आप लोग उसको नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि यहां से प्रश्न बन सकता है कि पूछ सकता है कि कला की उत्पत्ति का धातु से हुई है, इसके बारे में हमको जानकारी कहां मिलती है? तो अमर सिंह की पुस्तक है अमरकोश के में हमको जानकारी मिलती है कला की उत्पत्ति का धातु से हुई। अब हम देखेंगे कला का उल्लेख किन किन ग्रंथों में मिलता है। कला का उल्लेख किन किन ग्रंथों में मिलता है, या कला का उल्लेख कहां कहां मिलता है। तो कला का उल्लेख कहां कहां या किन किन ग्रंथों में मिलता है। पहले हम देखेंगे कला का उल्लेख किन किन ग्रंथों में मिलता है। कला का उल्लेख किन किन ग्रंथों में मिलता है। आप लोग सारे बात को नोट डाउन करिएगा, कला का उल्लेख किन किन ग्रंथों में मिलता है। तो सबसे पहले जो कला का उल्लेख है, सबसे पहले कला का उल्लेख ऋग्वेद में जो है कला का उल्लेख मिलता है। इसके बाद आपका कहां मिलता है? इसके बाद मिलता है यजुर्वेद में। किसमें? यजुर्वेद में। अब देखिए फिर सामवेद में। किसमें? सामवेद में भी कला का उल्लेख मिलता है। लेकिन अथर्ववेद में कला का उल्लेख नहीं मिलता है। तो कला का सबसे पहले उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, इसके बाद जो है यजुर्वेद में,
साम वेद में, इसके बाद अथर्ववेद में जो है कला का उल्लेख नहीं मिलता है। तीनों वेदों में मिलता है, ऋग, यजुर, सामवेद। अब देखेंगे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, इसका जो है ब्राह्मण ग्रंथ, इसका जो है ब्राह्मण ग्रंथ, इसका जो है ब्राह्मण ग्रंथ दो हैं, दो ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय और कौस्तकी, ऐतरेय और कौस्तकी, ऐतरेय कौस्तकी दोनों में, दोनों ब्राह्मण ग्रंथों में जो कला के विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो आप लोग याद रखिएगा, नोट डाउन भी करिएगा कि ऋग्वेद में कला का उल्लेख मिलता है, लेकिन इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय और कौस्तकी, दोनों में कला का उल्लेख मेरे प्यारे गुड्डो नहीं मिलता है। चलिए, यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इसका नाम है तैत्तिरीय और शतपथ। इसका जो है तैत्तिरीय और शतपथ, शतपथ, तैत्तिरीय और शतपथ। तो यजुर्वेद में कला का उल्लेख मिलता है, लेकिन इसके ब्राह्मण ग्रंथ दो हैं, तैत्तिरीय और शतपथ। तैत्तिरीय में कला का उल्लेख नहीं मिलता है और शतपथ में मिलता है। जिस पर मैं टिक लगाओ समझ जाइए आप, मिलता है। जिस पर टिक निगेटिव का रहे, कट्टम कुट्टम समझ जाइए उस पर नहीं मिलता है। अब देखिए, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश, पंचविश, पंचविश में कला का उल्लेख नहीं मिलता है। अथर्ववेद में जो है कला का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है, अथर्ववेद का ब्राह्मण जो ग्रंथ है, अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ, गोपथ, गोपथ में कला के बारे में हमको जानकारी मिलती है, यानी कला का उल्लेख मिलता है। तो ये सारी बातों को आप लोग नोट डाउन करिएगा कि कला का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है। तो हम बता दिए कि कला का उल्लेख ऋग्वेद में सबसे पहले, फिर यजुर्वेद में, सामवेद में मिलता है, लेकिन अथर्ववेद नहीं मिलता है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ में मिलता है। चलिए हम आगे चलते हैं। अब थोड़ा एक बात और देखते हैं, यहां आप लोग नोट डाउन करिएगा, नोट डाउन करिएगा। नोट में क्या लिखिएगा? उपनिषद। उपनिषद क्या है हमने बता देता हूं आप लोग को, नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। यानी गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना या शिक्षा ग्रहण करना ही उपनिषद कहलाता है। आप लोग लिख लीजिएगा कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना ही उपनिषद कहलाता है। चलिए, तो उपनिषद और पुराण, उपनिषद कामा पुराण, इसके बाद जो है सख्यायन ब्राह्मण, सख्यायन ब्राह्मण, सख्यायन ब्राह्मण, इसके बाद जो है छंदोग उपनिषद, छंदोग उपनिषद, छंदोग उपनिषद, असंख्यक उपनिषद, असंख्यक उपनिषद। इन सारे ग्रंथों में, इन सारे ग्रंथों में कला का उल्लेख मिलता है। आप सारी बात को नोट डाउन करिएगा। प्रश्न आपके आ सकते हैं, निम्न में ऐसे आ सकते हैं कि निम्न में कहां कला का उल्लेख नहीं मिलता है। ऑप्शन में 3 गो रहेगा, एक नहीं रहेगा तो वही नहीं होगा। तो उपनिषद, पुराण, साख्यायन ब्राह्मण, छंदोग उपनिषद, असंख्यक उपनिषद, इन सारे ग्रंथों में हमको कला का उल्लेख मिलता है। तो सारी बात को आप लोग क्या करिएगा, अच्छे से नोट डाउन करिए। फिर हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि यथार्थवादी कला, अब हम देखेंगे कि अर्थार्थवादी कला, यथार्थवादी कला क्या है। यथार्थवादी कला, यथार्थवादी कला, इस कला का सर्वप्रथम उल्लेख, हाँ, इस कला का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इस कला का सर्वप्रथम उल्लेख भरत मुनि का एक ग्रंथ है, भरत मुनि के ग्रंथ, भरत मुनि का ग्रंथ जो है नाट्य शास्त्र में मिलता है, नाट्य शास्त्र में
मिलता है। आप लोग नोट डाउन करिएगा कि यथार्थवादी कला का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है, तो भरत मुनि का ग्रंथ नाट्य शास्त्र में जो है हमको यथार्थवादी कला का उल्लेख मिलता है। यथार्थवादी का मतलब होता है प्रयोग करने वाली कला, प्रयोग करने वाली कला। अब देखेंगे किस रूप में मिलता है, तो एक श्लोक के रूप में मिलता है और श्लोक का नाम है नतज ज्ञान नतज शिल्प नासा विधा नासा कला, अर्थात ऐसी कोई विद्या नहीं, विधा नहीं, ऐसा कोई ज्ञान नहीं जिसमें कला ना हो। ठीक, यही है इसका श्लोक। अब देखिए कि जो है ये तो हुआ यथार्थवादी कला का सर्वप्रथम उल्लेख भरत मुनि के ग्रंथ नाट्यशास्त्र में मिलता है। अब इसी ग्रंथ में जो है क्या मिलता है, अब इसी ग्रंथ में आप लोग को जो है कला शब्द का वास्तविक प्रयोग मिलता है। अगर आपसे प्रश्न पूछे, एक प्रश्न और पूछ सकता है कि कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ है, ऋग्वेद में, लेकिन कला शब्द का वास्तविक प्रयोग कहां हुआ है। तो अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो कला शब्द का वास्तविक प्रयोग जो हुआ है नाट्य शास्त्र ग्रंथ में। हम नाट्य शास्त्र के बारे में बता चुके हैं, भरत मुनि का ग्रंथ है। तो एक प्रश्न ऐसे आया था टीजीटी में, इसलिए हम लिख दिए कि कला शब्द का वास्तविक प्रयोग कहां हुआ है, तो भरत मुनि का ग्रंथ नाट्य शास्त्र में। तो ये सारी बातों को आप लोग डाउन नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि कला का उल्लेख ग्रंथों में कितनी कितनी बार मिलता है, कला का उल्लेख किन किन ग्रंथों में कितनी बार मिलता है। आप लोग हेडिंग डालिएगा, कला का उल्लेख किन किन ग्रंथों में कितनी बार मिलता है। कला का उल्लेख, हेडिंग है कला का उल्लेख किन किन ग्रंथों में कितनी बार मिलता है, कितनी बार मिलता है। मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग यकीन रखिएगा, अगर आप बेहतर तरीके से नोट्स बना लिए तो इस बार टीजीटी आपके क्लियर करा दूंगा, ये मेरी फुल गारंटी है। क्योंकि आपको खुद ही पढ़ने के बाद आप जाके कोई बुक उठाइए, पेपर उठाइए, आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा कंटेंट तगड़ा है कि नहीं, ज्यादा है कि नहीं। कोई बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर आप इस नोट्स को पढ़ते हैं तो सारी बुक आपकी कवर हो जाएंगी। क्योंकि हम नोट्स को इस तरीके से डिजाइन किए हैं, जो पढ़ते हैं कंटेंट दे रहे हैं कि आपको कोई नोट्स पढ़ने की जरूरत ना, चाहे राशि रस्तोगी, चाहे राकेश गोस्वामी, चाहे परीक्षा पॉइंटर हो, चाहे जो है आपका जो है डॉक्टर रीता प्रताप हो। तो इस नोट्स को पढ़ने के बाद आप टेस्ट दीजिए और आपको कोई पढ़ने की जरूरत। तो हम हेडिंग क्या डला है, कला का उल्लेख किन किन ग्रंथों में कितनी बार मिलता है। तो चलिए, सबसे पहले हम बता दिए थे कला का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। कहां मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में कला का उल्लेख कितनी बार मिलता है, तो एक बार। आप लोग लिखिएगा, ऋग्वेद में कला का उल्लेख कितनी बार मिलता है, एक बार मिलता है। दूसरा, यजुर्वेद में, यजुर्वेद में कला का उल्लेख 64 बार। फिर सामवेद में, आप लोग नोट करिएगा, सामवेद में कला का उल्लेख 64 बार मिलता है। सामवेद में कला का उल्लेख कितनी बार मिलता है, 64 बार। उपनिषद में कला का उल्लेख 16 बार मिलता है। इसके बाद जो है वात्स्यन की पुस्तक कामसूत्र में, वात्स्यन की पुस्तक कामसूत्र में जो है काम सूत्र में कितनी बार मिलता है, 64 बार। अब देखिए, अब जो है चंद्रशेखर की पुस्तक जो है प्रबंध कोश, चंद्रशेखर की पुस्तक प्रबंध कोश में जो कला का उल्लेख मिलता है, ये मिलता है आपका 72 बार। याद रखिएगा, ये सब प्रश्न आए हुए हैं कि जो है चंद्रशेखर की पुस्तक प्रबंध कोश में कला का कितनी बार उल्लेख मिलता है, 72 बार। फिर अगला हम देखेंगे कि बुद्ध घोष की पुस्तक ललित विस्तार में 79 बार कला का उल्लेख मिलता है, 79 बार मिलता है।
इसके बाद हम देखेंगे कि जो है क्षेमेंद्र की पुस्तक कला विलास में, कला विलास में 84 बार, 84 बार, सबसे अधिक बार, नोट कर लीजिएगा, सबसे अधिक बार, सबसे अधिक बार। तो सबसे ज्यादा जो है कला का उल्लेख किस ग्रंथों में मिलता है? तो कला विलास में मिलता है, जो कि क्षेमेंद्र साहब की पुस्तक है। कला विलास में लगभग 84 बार सबसे ज्यादा कला का उल्लेख मिलता है, और 79 बार ललित विस्तार बुद्ध घोष की पुस्तक, चंद्रशेखर की पुस्तक प्रबंध कोश में 72 बार, वात्स्यन की पुस्तक कामसूत्र में 64 बार, उपनिषद में कला का उल्लेख 16 बार, सामवेद में 64 बार, यजुर्वेद में 64 बार, ऋग्वेद में 1 बार। एक बात और याद रखिएगा, सर्वप्रथम, यहां मैं लिख दे रहा हूं कोष्टक में, सर्वप्रथम जो है 64 कला का उल्लेख कहां मिलता है? यजुर्वेद में। यहां मैं लिख दे रहा हूं सर्वप्रथम 64 कला का उल्लेख इसी ग्रंथ में मिलता है, ग्रंथ में मिलता है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। यजुर्वेद, सर्वप्रथम 64 कला का उल्लेख कहां मिलता है? तो भाई ऋग्वेद में एक बार है, सबसे पहले मिलता है यजुर्वेद में, जो है 64 कला का उल्लेख इसी ग्रंथ में मिलता है। तो आप लोग फटाक से इसको नोट डाउन करिए। थोड़ा हम पानी पी लेते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि सामवेद भी हो गया है। अब देखेंगे कि ये जो है 64 कला का उल्लेख, तो उसको देखने से पहले अब हम थोड़ा देखेंगे कि जो उपनिषद बता दिए, अब हम देखेंगे कि इसके लेखक कौन कौन है। ये जो पुस्तकें हैं, ये प्रश्न आ सकता है। तो यहां मैं लिखता हूं, जो प्रबंध कोश है, प्रबंध कोश के लेखक, प्रबंध कोश के जो लेखक हैं, इसके लेखक कौन है? तो चंद्रशेखर, इसके बाद जो है कला विलास के लेखक कौन है? क्षेमेंद्र हैं कला विलास के। फिर हम देखेंगे ललित विस्तार के लेखक कौन है? तो ललित विस्तार के लेखक है बुद्ध घोष। इसके बाद हम देखेंगे कामसूत्र के लेखक कौन है? कामसूत्र के लेखक हैं वात्स्यन। तो ये सारे जो है इन बुकों का जो है राइटर आपको जो है नोट कर लेना है। इन ग्रंथों का प्रश्न आ सकता है कि जो प्रबंध कोश के लेखक कौन है? चंद्रशेखर। कला विलास किसकी पुस्तक है? क्षेमेंद्र। ललित विस्तार किसकी है? बुद्ध घोष की। कामसूत्र किसकी है? वात्स्यन की। तो ये सारे बात आशा है कि आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि कला विलास, थोड़ा देखेंगे कला विलास। तो कला विलास पुस्तक के बारे में देखेंगे। कला विलास, तो कला विलास, पहली बात, ये पुस्तक के लेखक कौन है? लेखक कौन है? क्षेमेंद्र साहब। कौन है? क्षेमेंद्र हैं। इस पुस्तक के लेखक क्षेमेंद्र हैं। कला विलास में जो है में 10 प्रकार का भेषज यानी वैध कला का उल्लेख मिलता है। कला विलास में 10 प्रकार के भेषज यानी इसको बोलते हैं क्वेश्चन वैध कला का उल्लेख मिलता है। आप लोग नोट डाउन करिएगा कि जो कला विलास के लेखक हैं क्षेमेंद्र, कला विलास में 10 प्रकार के भेषज यानी वैध कला का उल्लेख मिलता है। और कला विलास में 64 प्रकार के
कला विलास में 64 प्रकार के सुनार कला का उल्लेख मिलता है। सुनार कला का उल्लेख मिलता है। कला विलास में 64 प्रकार के वेश्या कला का उल्लेख मिलता है। वेश्या या वैश्य कला का उल्लेख मिलता है। फिर कला विलास में जो है कला विलास में 64 जन उपयोगी कला का उल्लेख मिलता है। 64 जन उपयोगी कला का उल्लेख मिलता है। डैश का मतलब आप लोग समझ जाइए, उल्लेख मिलता है। तो अब कला विलास में 32 धर्म कला का उल्लेख मिलता है। 32 प्रकार के धर्म कला का उल्लेख मिलता है। धर्म कला का उल्लेख मिलता है। कला विलास में जो होता है 16 कार्यस्थों कला का उल्लेख मिलता है। 16 प्रकार के कार्यस्थों कला का उल्लेख मिलता है। 16 प्रकार के कार्यस्थों कला का उल्लेख मिलता है। कार्यस्थों कला का उल्लेख मिलता है। अब कला विलास में जो है 32 धर्म कला का उल्लेख मिलता है। कला विलास में 100 प्रकार के सार कलाओं का उल्लेख मिलता है। सार कला का उल्लेख मिलता है। तो सब ये है कला विलास। कला विलास जो पुस्तक है, इसके लेखक है क्षेमेंद्र। कला विलास में पूछ लेगा आपका 10 भेषज प्रकार यानी वैध, 10 भेषज या वैध कला का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो कला विलास ग्रंथ में, पुस्तक में। 64 प्रकार के सुनार कला का उल्लेख हमको कहाँ देखने को मिलता है? कला विलास में। 64 वैश्य कला का उल्लेख कहाँ मिलता है? कला विलास में। अब 64 जन उपयोगी कला का उल्लेख कहाँ मिलता है? कला विलास में। 32 प्रकार की धर्म कला का उल्लेख हमको कहाँ मिलता है? कला विलास में। 16 प्रकार के कार्यस्थों कला का उल्लेख हमको कहाँ मिलता है? कला विलास में। और 100 प्रकार के सार कलाओं का उल्लेख हमको कहाँ देखने को मिलता है? कला विलास में। ये सारी बातें आप लोग क्या करिएगा? नोट डाउन करिएगा जो है, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हमको आशा है और विश्वास है कि ये सेशन आप लोग को जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन जो है अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ मैं और ज्यादा नहीं, प्रति डेली आधे घंटे की क्लास आपको देता रहूंगा यूट्यूब पर, संगम आर्ट क्लासेज यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो इसी के साथ मैं अपने क्लास को यहीं पर रोकता हूं। जय हिंद।